दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण वायसराय के बारे में, जिनसे संबंधित आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता की कुंजी में। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें एवं ध्यान से देखें। इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको क्या करना है, शेयर करना है, व्हाट्सएप पर रीट्वीट करना है और नीचे कमेंट भी करना है। यदि आपने अभी तक हमें हेलो पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना भी ना भूलें। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इन सब के आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की, जिनसे परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि बात करें सबसे पहले इनके कार्यकाल की, तो ये 1856 से 1862 तक भारत के क्या है वायसराय रहे थे। ये कौन? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। क्या था कि जो लॉर्ड कैनिंग जब 1856 में एक एक्ट पास हुआ, उसके बाद क्या है कि भारत में गवर्नर जनरल के पद को क्या है समाप्त कर दिया गया और वायसराय का नया पद सृजित किया गया। रोवेल्ट ऑफ 1857 किया। रोवेल्ट मीन्स विद्रोह। 1857 का विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में 1857 की क्रांति के समय कौन वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग, जिसे ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो गया। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अब याद रखना, यदि आपसे पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया का शासन कब समाप्त हुआ था भारत में? तो 1857 में ही हो गया था। अगला नंबर आता है जॉन लॉरेंस। लॉरेंस की बात करें यदि हम कार्यकाल की, तो 1864 के बाद, कैनिंग के बाद क्या है लॉरेंस आए 64 में, और इनका कार्यकाल भी 5 साल तक चला। ये क्या था? यूरोप के साथ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन खोला और भारतीय वन विभाग की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है कि इंडियन फॉर्म्ड भारतीय वन विभाग किसने बनाया था? लॉरेंस ने। लेकिन मुझे इसको लेकर डाउट है। लॉरेंस चलो अब ये कर लेते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको नीचे कमेंट करके बता दूंगा। 1857 में कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखना, यह भी पूछा जाता है कि मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में। अगला नंबर आता है लॉर्ड मेयो। यदि मेयो की हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में पहली बार 1871 में जनगणना आयोजित की गई थी। पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किनके शासनकाल में या किसके द्वारा शुरू की गई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लॉर्ड मेयो के काल में। यदि कोई इंग्लिश मीडियम करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो क्या है हिंदी मीडियम के ही हैं। एग्रीकल्चर और कॉमर्स विभाग की स्थापना इन्होंने की। किसने? लॉर्ड मेयो ने। क्या? एग्रीकल्चर और कॉमर्स विभाग की किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। भारतीय राजाओं के लिए कठियावाना में राजकोट कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इम्पोर्टेंट क्या है आपकी लेवल के हिसाब से कि भारत के इतिहास में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1871 में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के में। अगला प्रश्न आता है लिटन। लिटन की बात करें तो 72 से 76 तक इनका कार्यकाल रहा और ये क्या है वायसराय ऑफ रिजर्व। क्या? वायसराय ऑफ रिजर्व के रूप में इन्हें जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि वायसराय ऑफ रिजर्व किन्हें कहा जाता है?
तो लॉर्ड लिटन को 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बात भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया, तो 1878 में। किसके शासनकाल में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन के में। ये दोनों प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एक ही लाइन से 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना होती है। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसने सिविल सेवा परीक्षा में आयु कम कर दी थी, 21 साल से घटाकर कितनी कर दी थी? 19 साल। जितनी भी सारी लाइन मैंने इसमें चिन्हित की हैं, जितनी भी मैंने लिखी हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको एक एक बात, एक एक लाइन बहुत अच्छे से अपने दिमाग में याद रखनी है। अगला नंबर जो आता है रिपन का आता है। यदि हम बात करें लॉर्ड रिपन की, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1880 से 84 तक इनका कार्यकाल रहा। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया गया। आ गया दूसरा प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। एक्ट कब पारित हुआ, किसके शासनकाल में पारित हुआ? उसके बाद क्या पूछा जाता है? किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। बात करें, यदि बार बार प्रश्न आ रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इसके तहत क्या है कि कोई भी यदि सामग्री प्रेस के द्वारा छापी जाती है तो वो बिना सरकार की अनुमति से नहीं छापी जाएगी, और अपनी किसी भी प्रेस में कोई भी समाचार एजेंसी सरकार की आलोचना नहीं कर सकती, सरकार के किसी भी अधिकारी किसी भी कानून की आलोचना नहीं कर सकती। बात करें अगले पॉइंट की, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वराज का संस्थापक पिता माना जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है, स्थानीय स्वराज, पंचायती राज, जो छोटे छोटे लेवल पे जो व्यवस्था थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1882 में सर विलियम हंटर के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए शिक्षा आयोग को नियुक्त किया। वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखना। 1882 में किसकी अध्यक्षता में? विलियम हंटर की अध्यक्षता में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा आयोग का गठन किया। अगला नंबर आता है लैंसडाउन की। इससे बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होता, बाई चांस क्या हो सकता है कि पूछ लिया जाता है। फैक्ट्री ऑफ एक्ट 1891 में साप्ताहिक छुट्टियों, महिला और बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया है कि जो फैक्ट्री में जो साप्ताहिक एक छुट्टी होगी और महिला और बच्चों के लिए काम के घंटे क्या है, निर्धारित किसके द्वारा किए गए थे? लैंसडाउन की। डूरैंड आयोग 1893 में, अब जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ब्रिटिश भारत के बीच डूरैंड रेखा को परिभाषित किया गया था। ये भी याद रखना, डूरैंड रेखा किस किस के बीच में? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। लॉर्ड कर्जन की बात करें, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1994 और कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में पूसा में स्थापित किया गया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। बात करें हम चेम्सफोर्ड की, जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके शासनकाल में हुआ। खिलाफत कमेटी का गठन किया और खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। चेम्सफोर्ड इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किसके शासनकाल में हुआ? चेम्सफोर्ड के में। खिलाफत कमेटी का इन्होंने गठन किया और उसके लिए आंदोलन भी चलाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया और असहयोग आंदोलन, याद रखना। और पुणे में महिला विश्वविद्यालय खोला। किसके शासनकाल में ये सब कार्य हुए? चेम्सफोर्ड के में। तो असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर खिलाफत कमेटी का गठन हो या उसका आंदोलन हो, या फिर जलियांवाला बाग हो, ये सब किसके शासनकाल में हुए?
चेम्सफोर्ड। बात करते हैं लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन 1927 में भारतीय दौरा किया। तो साइमन कमीशन भारत का हुआ, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। किनके शासनकाल में आया हुआ? इरविन के शासनकाल में। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। कहाँ आयोजित किया गया? इंग्लैंड में। तो अभी तक कितने प्रश्न? सबसे पहला प्रश्न आएगा, साइमन कमीशन भारत कब हुआ? 1927 में, एक प्रश्न। साइमन कमीशन 1927 में भारत में किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, दो प्रश्न। तीसरा प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, थर्ड प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या आएगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंग्लैंड में। अगला प्रश्न बनता है, कांग्रेस का लाहौर सख्त और पूर्ण स्वराज की घोषणा की और गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला और अंतिम वायसराय यदि हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के अंतिम वायसराय। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम वायसराय थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन का निर्णय लिया। भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। उसी को 3 जून योजना भी कहा जाता है। तो अभी के लिए इतनी ही जानकारी। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, मैं फिर एक बार कहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप का निशान बना हुआ वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। लाइक करने के बाद क्या करना है आपको? वीडियो को ऐसे निशान बना हुआ होगा, यहाँ से रीट्वीट करें, नीचे कमेंट छोड़ें एक अच्छा सा, कोई सुझाव देना हो या आपको वीडियो कैसी लगी हो या किसी अन्य टॉपिक पर जिस पर भी आप वीडियो चाहते हैं वो करें, फॉलो कर लें। और इन सब करने के आपके पैसे नहीं लगेंगे। होगा क्या इससे, मैं ये भी आज आपको बता देता हूँ कि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है कि आप लोग हमारी सहयोग कर रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हम आपको अच्छी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं और हम ऐसा हर रोज़ कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो आप डेली हमारी वीडियो देखें, जिससे क्या है कि आपको परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी सफलता की कुंजी रखा है। थैंक यू।